नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास के साधनों को जानने के अंतर्गत स्थापत्य एवं चित्रकला तथा आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों एवं इतिहासकारों के योगदान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। लिपिबद्ध साधनों से जिस प्रकार हम इतिहास का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार स्थापत्य एवं चित्रकला के साधनों के माध्यम से इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष का निर्माण कर सकते हैं। स्थापत्य के साधनों में दुर्ग, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, राजाओं की समाधियाँ, मंदिर, मूर्तियाँ और जलाशय इत्यादि को रखा जाता है। चूँकि विस्तार से सभी का वर्णन करना संभव नहीं है, बहुत से राजपूत शासकों ने राज्य की सुरक्षा के लिए बाह्य आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए भव्य दुर्गों और प्रासादों का निर्माण करवाया। अपने आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति के लिए मंदिर बनवाए, वीर पूर्वजों की याद में समाधियाँ बनवाई। इनमें से बहुत सारी सामग्री मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप और बाद में स्थानीय लोगों की लापरवाही से नष्ट हो चुकी है, परंतु फिर भी जो कुछ भी अभी तक सुरक्षित है, उनके आधार पर हम एक इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। मंदिर और मूर्तियों से हमें उस समय के लोगों की धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार सार्वजनिक भवन, निजी भवन और राजप्रसादों के अवशेषों से हमें उस समय के सामाजिक जीवन का वास्तविक स्तर जानने में मदद मिलती है। इसी प्रकार मूर्तियों के वस्त्रों और आभूषणों के माध्यम से हमें उस समय की वेशभूषा की जानकारी प्राप्त होती है, जो उस समय की आर्थिक संपन्नता की जानकारी भी प्रदान करती है। राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास महाराणा कुंभा के समय से होना शुरू होता है। उनके समय में प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री मंडल हुए, जिन्होंने वास्तुशिल्प कला पर 5 अद्भुत ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रसाद मंडल, रूप अवतार और रूप मंडल बहुत प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में देवालय, मूर्ति निर्माण, सामान्य व्यक्तियों के घर, कुएं, बावड़ी, तालाब, ताजमहल आदि के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख किया गया है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ मंडन की शिल्प कला का एक अद्वितीय नमूना है। गौरी शंकर हेचंद ओझा कहते हैं, मेवाड़ में 84 किले जो बने, उनमें से 32 किलों तथा अनेक मंदिर और जलाशय महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं। इसी प्रकार राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया एवं जोधपुर के सुदृढ़ दुर्ग की नींव रखी। मारवाड़ नरेश मालदेव ने अपने बढ़ते हुए राज्य की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर कई किले बनवाए, कई परकोटे बनवाए। इसी प्रकार उदयपुर शहर का जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का मंदिर, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर आदि का निर्माण भी हमारे इसी अध्ययन काल के अंतर्गत ही हुआ। मुगल शासकों के साथ संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे राजस्थानी स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य शैली का प्रभाव भी पड़ा। मुगलों का प्रभाव राजपूत शैली पर भी पड़ा। अब राजपूत शैली में मुगलों की नवीन वेशभूषा का प्रभाव बढ़ा। पुराने समय की चंचलतापूर्ण गतिशीलता का स्थान प्रौढ़ गांभीर्यपूर्ण मर्यादा प्रदान स्वरूप ले लिया। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने मुगल चित्रकला के बढ़ते हुए कदमों को रोका। ऐसे नाजुक समय में राजपूत शासकों ने उन दिल्ली के दरबारी चित्रकारों को आश्रय देकर राजस्थानी चित्रकला को और अधिक समृद्ध किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्थापत्य एवं चित्रकला के उपलब्ध साधनों से हमें उस युग के सांस्कृतिक विकास की झलक देखने को मिलती है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब हम आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकारों द्वारा रचे गए ग्रंथों और उनमें दी गई सामग्री की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे आधुनिक ऐतिहासिक इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान का इतिहास को
एक जिल्द के अंतर्गत समेटने का प्रयास किया। ऐसे इतिहासकारों में कर्नल जेम्स टॉड का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1817 से 1822 ईस्वी के मध्य पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर कार्य किया। इस अवधि में टॉड ने राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री को जुटाने का प्रयास किया। उसे राजपूत जाति और शासकों से अत्यधिक लगाव हो गया और उसके अधिकारियों को कंपनी के प्रति उसकी स्वामी भक्ति के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया। इसी वजह से 1822 में स्वास्थ्य को आधार बनाकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कंपनी की सेवा के बाद कर्नल टॉड इंग्लैंड चले गए और उन्होंने वहां पर अपने एकत्रित सामग्री की सहायता से एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसको हम एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। इसका पहला खंड 1829 में और दूसरा खंड 1832 में प्रकाशित हुआ। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना पश्चिमी भारत की यात्रा उनकी मृत्यु के बाद 1839 में प्रकाशित हुई। टॉड का एनल्स राजस्थान और राजपूत राज्यों के बारे में ये एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की भी बहुत सी सामग्री उपलब्ध होती है जो यहाँ किसी दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलती है। एनल्स के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावलियाँ, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में उन्होंने मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती के राज्यों का इतिहास लिखा है। पश्चिमी भारत की यात्रा ग्रंथ में टॉड ने इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियाँ, पुजारियों, घुमक्कड़ जातियों इत्यादि से प्राप्त जानकारियों को लिखा है। एक विदेशी होने के पश्चात भी राजपूत समाज के नीति नियम, शासन व्यवस्था, रीति रिवाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने प्राप्त की और अपने ग्रंथ में उसको स्थान दिया। टॉड के एनल्स के प्रकाशन से पहले यूरोप वासियों की राजपूतों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, न ही उनकी इसमें रुचि थी। टॉड लिखते हैं कि राजस्थान में कोई भी ऐसा छोटा राज्य नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनियस जैसा वीर पुरुष न पैदा हुआ हो। उनके इस कथनों ने यूरोप वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। टॉड का एनल्स इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के बाद भी कई सारे दोषों से युक्त है। राजपूत जाति के बारे में टॉड ने जो विवरण प्रस्तुत किया वो अपूर्ण कहा जा सकता है। आधुनिक विद्यार्थी के लिए उनका ग्रंथ संदर्भ मात्र रह गया है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति से लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। आधुनिक काल में प्रशस्तियों, साहित्यिक ग्रंथों, मुद्राओं, प्राचीन लेखों और भग्न अवशेषों के आधार पर जो अन्वेषण हुए उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर नवीन प्रकाश डाला है और कई अशुद्धियों के निराकरण में हमें उनसे सहायता प्राप्त हुई है। शायद कर्नल टॉड की जो ये कमी रही उसका कारण हो सकता है कि टॉड को आज जितनी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई हो। दूसरा, टॉड स्वयं संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के जानकार नहीं थे। इन भाषाओं में उपलब्ध सामग्री के अनुवाद के लिए उन्हें दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ा होगा। अनुवादकों द्वारा जाने अनजाने में की गई भूलों को टॉड दूर नहीं कर पाए। उदाहरणतः मेवाड़ के महाराणा कुंभा का विश्वसनीय इतिहास प्रशस्तियों में उपलब्ध है, परंतु टॉड उन प्रशस्तियों का उपयोग नहीं कर पाए और केवल उन्होंने वीर गाथाओं का सहारा लेकर मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राजवंशों का प्रारंभिक इतिहास लिखने में वो बहुत सी भूलें कर बैठे। फारसी साधनों का भी सही उपयोग न हो पाने से
टॉड दिल्ली के सुल्तानों के साथ राजपूतों के संबंधों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाए। यदि वह अमीर खुसरो के खजाइन के संपर्क में आए होते तो निश्चय ही वो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का सही विवरण दे पाते, परंतु उन्होंने जायसी की रोमांचक कथा पद्मावत से अधिक जानकारी प्राप्त की और उन्हीं सूचनाओं को उन्होंने अपने स्थानों में, अपने इतिहास में स्थान दिया। इसी प्रकार टॉड प्रताप और अकबर के संघर्ष तथा राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि को भी पूरी तरह न्यायपूर्ण ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए। इसी प्रकार कर्नल टॉड मराठों के बारे में जो विवरण देते हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि कर्नल टॉड राजपूत राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होने वाले राजनीतिक आदान प्रदान का विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं, जबकि उसके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी भी थी और विभागीय कागजात भी उनकी पहुंच में थे। यदि वह चाहते तो राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश प्रभु सत्ता की स्थापना के बारे में और अधिक विस्तृत और प्रमाणिक जानकारी दे सकते थे। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा, उनका लिखा गया ग्रंथ वंश भास्कर भी राजस्थान के इतिहास, विशेषकर बूंदी और कोटा के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त होती है। वंश भास्कर में वर्णित इतिहास का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। मूलतः उनका उद्देश्य बूंदी के हाड़ा वंश के शासकों का इतिहास लिखना था। फिर भी वंश भास्कर में राजपूताने का ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ छुपी हुई है। सूर्यमल ग्रंथ के प्रारंभ में ही अग्निवंशी क्षत्रियों की चारों शाखाओं प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख करते हैं। उसके बाद उनकी वंशावलियों का उल्लेख करते हैं और इस संबंध में विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित नए राज्य, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों और प्राप्त विजयों का विस्तार से उल्लेख करते हैं। चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं और उप शाखाओं का वर्णन भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने बूंदी के इतिहास का विस्तृत इतिहास लिखना शुरू किया। बूंदी राजवंश का जिन राजवंशों से संबंध रहा उनके इतिहास पर भी जाने अनजाने जानकारी प्राप्त होती है। इससे बूंदी राज्य के अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वंश भास्कर की रचना के लिए महाकवि ने उस समय उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों का पूरा उपयोग किया। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वंश भास्कर सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करते हैं। वो मध्यकालीन क्षत्रिय जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से वंश भास्कर का स्थान चाहे जहाँ भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कहा जा सकता कि के इतिहास और संस्कृति की विस्तृत जानकारी वो प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने मेवाड़ के छालीवाड़ा में उनका जन्म हुआ और मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने को उनको आमंत्रित किया और उसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना भी उन्होंने की। श्यामल दास ने वीर विनोद में मूलतः उदयपुर राज्य का इतिहास लिखा, परंतु प्रसंगवश उनमें उन सभी राज्यों का इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है जिनका उदयपुर राज्य के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहा। यह ग्रंथ एक प्रकार से संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का ग्रंथ कहा जा सकता है। इन्होंने मौलवी अब्दुल गनी खां, बाबू राम प्रसाद के साथ साथ उस समय की समस्त ऐतिहासिक सामग्री, शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों, फरमानों, राजकीय पत्र व्यवहारों आदि को एकत्रित करके अपनी रचना का निर्माण शुरू किया और उनकी रचना 1892 ईस्वी के आसपास छप पर तैयार हुई। वीर विनोद में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया
और महाराणा ने उनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। बाद में उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से भी विभूषित किया गया। वीर विनोद वास्तव में राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए एक अनमोल ग्रंथ है, परंतु इसकी प्रामाणिकता के बारे में भी संदेह किया जा सकता है, क्योंकि श्यामल दास ने केवल उन्हीं स्रोतों का वर्णन किया जिनसे उनसे संबंधित सामग्री जो प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने राजकीय संरक्षण में इस प्रकार की रचना की, अतः वो पक्षपात से पूर्णतया उठ नहीं पाए और वो विशुद्ध इतिहास का निर्माण नहीं कर पाए। इसके बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा का राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार का जन्म सिरोही राज्य में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की दीक्षा सिरोही में हुई। उसके बाद वो बम्बई चले गए और बम्बई में उनकी आधुनिक मिडिल और हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पास की। बम्बई से आकर वो उदयपुर में बसे और जहां वो एक रेजिडेंट के पास सरकारी नौकरी में रहे। ओझा जी ने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। इसके बाद इन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के गोहिल सिसोदिया राज्यों का इतिहास लिखा। तत्पश्चात उन्होंने बीकानेर राज्य का इतिहास भी लिखा। जोधपुर राज्य का इतिहास उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी केवल 2 ही जिल्दें प्रकाशित हो पाई। सभी महाराजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों के इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं दे पाए। कच्छावाओं तथा चौहानों के इतिहास की ओर भी ध्यान नहीं दे पाए। इसी प्रकार जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, करौली और टोंक के इतिहास की ओर भी ओझा जी ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी ओझा जी ने प्रथम पूर्ण इतिहास राजस्थान का लिखने का प्रयास किया। श्यामल दास ने उदयपुर का इतिहास लिखा। सूर्यमिल ने बूंदी का इतिहास लिखा। नैन्सी जोधपुर के इतिहास की तरफ आकर्षित रहे, परंतु ओझा जी ने संपूर्ण राजस्थान के कलेवर को टटोलकर राजस्थान के इतिहास की रचना की। ओझा जी सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता भी थे। उन्होंने लिपि माला और स्थापत्य कला की विशेष जानकारी भी थी। उन्होंने शिलालेखों को भी महत्व दिया। अपनी रचनाओं में उनका काफ़ी प्रयोग किया। वे स्वयं घूम घूम कर लोगों की सहायता से ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करते थे। गौरी शंकर ओझा जी के पश्चात मुंशी देवी प्रसाद, जिन्होंने भी राजस्थान के इतिहास संबंधित सामग्री को प्रकाशित किया। उनके अलावा रामनाथ रत्नू ने राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार जगदीश सिंह गहलोत, उन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का इतिहास लिखा। प्रथम खंड 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी गोहिल सिसोदिया राज्यों के साथ करौली के यादव, जैसलमेर के भाटियों का भी विवरण दिया। उनका दूसरा खंड 1958 में प्रकाशित हुआ, जिसमें जयपुर, आमेर के कच्छावाओं और अलवर के नरुकों का इतिहास लिखा। उपयुक्त सभी प्रमुख इतिहासकारों ने अपने अपने प्रयत्नों से राजस्थान के इतिहास के अलग अलग ग्रंथ लिखे, जिनसे वर्तमान शोधकर्ताओं को काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे लोगों में पंडित गंगा सहाय द्वारा लिखा गया वंश प्रदीप, हरविलास सादा द्वारा लिखी गई महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की जीवनी तथा अजमेर का इतिहास, विश्वनाथ रेव का मारवाड़ का इतिहास आदि प्रमुख हैं। इनके बाद के इतिहासकारों में डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर MS जैन, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास आदि विद्वान रहे, जिन्होंने अपने शोध कार्यों, लेखों और ग्रंथों के माध्यम से आधुनिक शोधकर्ताओं का निर्देशन कर राजस्थान के इतिहास को प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विभिन्न लोगों ने राजस्थान के इतिहास को समृद्ध करने का प्रयास किया और एक जिल्द के अंतर्गत, एक कल शीर्षक के अंतर्गत उनको निर्माण करने का भागीरथ प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।